आज हम लोग चैप्टर लाइट का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं, शायद वीडियो नंबर 4 होगा। ठीक है, तो टॉपिक है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत ही अच्छे समझेंगे ना, सारे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। इससे बनने वाला हर क्वेश्चन आप अच्छे से बोर्ड्स में 1 नंबर में आए या ऑब्जेक्टिव में आए या आपको थ्योरी में आए, आप उसे अच्छे से कर ले जाएंगे अगर आप सही से चीज़ों को समझेंगे। रटना नहीं, ठीक है, सबको समझाएंगे, अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, बस लास्ट तक बने रहना है। और बोर्ड्स की तैयारी के लिए एकदम जुटे रहिए अच्छे से, है ना। बाकी सब्जेक्ट्स पे भी अच्छे से ध्यान दीजिए, सिर्फ मैथ और साइंस से कुछ नहीं होने वाला है, बाकी सब्जेक्ट्स भी उतने ही मार्क्स के आते हैं जितने का ये आते हैं। तो सब पे ध्यान दीजिए, है ना। अच्छे से तैयारी जितनी अच्छी करोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी स्ट्रेटजी पे हम वीडियो लाने वाले हैं 1 या 2 दिन में, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये है क्या? सिंपल चीज, इसके पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। वहां क्या था कि एक सरफेस थी, सरफेस पे लाइट आई, पढ़ के वापस आई, इस घटना को बोला गया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ पे ये है आपका रिफ्रैक्शन। यहाँ पे मीडियम एक नहीं रहेगा, है ना। अगर मीडियम एक ही रहेगा तो फिर वो रिफ्लेक्शन कहलाएगा। एक मीडियम से चला, उसी मीडियम में वापस आ गया, तो फिर वो आपकी घटना रिफ्लेक्शन ही कहलाएगी। अगर रिफ्रैक्शन टर्म आ रहा है, इसके लिए मीडियम का बदलना बहुत जरूरी है। ठीक है, लाइट आ रही, मान लो आ रही यहाँ पे एयर है, और इसके बाद मान लो यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है ना। तो यहां से लाइट आई, अब इसके लिए दूसरा मीडियम यहां से पूरा इधर पानी भरा हुआ है। अब लाइट की स्पीड यहाँ कुछ और होगी, है ना। यहाँ कुछ और थी, यहाँ कुछ और होगी। इस फिनोमेनन को ही बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा रोल है मीडियम का, माध्यम का, है ना। एक माध्यम, 2 माध्यम, है ना। 2 माध्यम देखेंगे, मल्टीपल माध्यम भी हो सकते हैं, वो भी हम देखेंगे बाद में। फिलहाल में मान लो समझते हैं ऐसे है, ये मान लो एक बाउंड्री है, इसके नीचे मान लो यहाँ पे वाटर है। ठीक है, जस्ट समझना है, वाटर है, यहाँ मान लिया हमने एयर है। ठीक है, ये एयर है, ये मान लेते हैं वाटर है। यहां से कोई एक रे मान लो ऐसे आ रही है, ऐसे ये रे आई, और ये है सेपरेटिंग बाउंड्री, है ना, जो 2 माध्यम को अलग कर रही है ना, जो 2 मीडियम्स को अलग कर रही है। इसको मान लो ये मीडियम 1 है, मीडियम 1 है, और ये आपका मीडियम 2 है। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने। यहां से जैसे ये यहाँ पे पड़ेगी, हमने क्या कहा, जहां पे इंसिडेंट रे टकराती है उस पॉइंट पर उस बाउंड्री का ड्रॉ करना है नॉर्मल। ये हो गया आपका नॉर्मल। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा, अगर ये मीडियम, सुन लेना अच्छे से, अगर यहाँ पे एयर था, यहाँ भी एयर रहता, तो इसके पाथ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ये जैसी की तैसी ऐसी निकल जाती बिना रास्ता भटके हुए। लेकिन जैसे मीडियम बदला, तुम्हें देखने को मिलेगा ये रे नॉर्मल की ओर कुछ और झुक जाती है, कुछ इस प्रकार से ये रे झुक जाती है यहाँ पे है। और इस पूरी घटना को बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब सुनना सही से, अगर मान लो यहाँ पे कहानी बदल दी जाए, ये कहानी नंबर 1 है, ये कहानी नंबर 2 है। मान लो अब यहाँ पे मान लेते हैं आपका वाटर है, यहाँ पे क्या है आपका वाटर है, और यहाँ इस मीडियम में आपका एयर है। ठीक, ऐसे अगर मान लो कोई रे आती है इस टाइप से, यहाँ पे गिरने के बाद ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, इसको जाना था ऐसे, लेकिन तुम्हें देखने को मिलेगा एक्चुअल में ये अब यहाँ नॉर्मल से दूर भाग गई इधर। देख रहे हो दोनों में क्या अंतर है? अब पूरा खेल है माध्यम का, मतलब मीडियम का। मीडियम अगर यहाँ पे वाटर था, तो ये रे, ये कौन सी रे है? ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है ना। पिछले वीडियो में इन सब बातों की हमने थोड़ी बहुत डिस्कस किया था। फिर से ये आपकी यहाँ पे इंसिडेंट रे है, सेकेंड वाली स्टोरी के लिए, और ये आपकी यहाँ पे
रिफ्रैक्टेड रे है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें अब देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये मीडियम एयर, ये वाटर है। हम लोग जानते हैं एयर में पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। वाटर में जो उसके जो एटम्स होते हैं बहुत पास पास में होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। कहाँ पे? वाटर। वाटर एयर से घना होता है, वाटर एयर से घना होता है। तो वाटर एयर की रिस्पेक्ट में जो वाटर होगा ये कहलाएगा आपका कौन सा मीडियम है? ये डेंसर मीडियम। डेंसर मीन्स घना। ये आपका एयर है, एयर कहलाएगा आपका रेरर मीडियम। कौन सा? रेरर मीडियम। घने का उल्टा वो होता है रेरर, है ना। अब जाहिर सी बात है, यहाँ देखो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, जो जो हम बता रहे हैं उनको आपको ध्यान से नोट करते चलना है और समझते जाना है। अब ये मीडियम और ये मीडियम, है ना, जब ये रेरर से डेंसर में आ रही है, रेरर से डेंसर में आ रही है तो नॉर्मल की ओर आ रही है ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे आ रही है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर आ रही है। जब ये अब देखो वाटर और एयर, तो अब डेंसर ऊपर हो गया, डेंसर से एयर आपका होता है रेरर होता है। अब ये डेंसर से रेरर में आ रही है। कहाँ आ रही है? डेंसर से रेरर में आ रही है। तो अब क्या होगा, यहां पे ये नॉर्मल से देखो दूर जा रही है ना, इसका एक्चुअल पाथ ये था, लेकिन ये और दूर चलेगी ना, नॉर्मल से भटक गई दूर। तो इसको यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहां बोला तुमने टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां क्या है ये? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जा रही है। कौन सी? रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके हैं। पहली बात तो स्पीड ऑफ लाइट को लेके ये चर्चा में रहता है। तो सिंपल सी बात है, जो मीडियम घना होगा, जो मीडियम डेंसर होगा, वहां पे लाइट की स्पीड स्लो होगी इन कंपैरिजन टू रेरर मीडियम। तो लाइट जब यहां से यहां आएगी, इसकी स्पीड यहाँ एकदम जूम से एकदम रफ्तार से होगी। जैसे ये यहाँ इसको क्रॉस करेगी एकदम ये स्लो, मतलब एकदम नहीं, इसकी कंपेयर में स्लो हो जाएगी इसकी स्पीड। ठीक, क्यों? क्योंकि मीडियम बदल गया, क्योंकि मीडियम बदल गया। ऐसे ही है, इसकी स्पीड यहाँ पे क्या थी? धीमी थी। जैसे ये इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा, इसकी स्पीड अचानक से फिर से बढ़ जाएगी। तो स्पीड में चेंजमेंट आता है। ठीक, नेक्स्ट कोई ये पूछता है कि डेंसर मीडियम और रेरर मीडियम को डिफाइन करो। तो डेंसर मीडियम का जो डेफिनेशन होगा वो यही होगा कि ऐसा मीडियम जिसमें एटम्स या पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोज में होते हैं, उस मीडियम को डेंसर मीडियम बोला जाता है। और रेरर मीडियम जहां पे पार्टिकल्स या आइटम्स बहुत दूर दूर होते हैं, लाइट की स्पीड जहां ज्यादा होती है, आप इसको एक और भाषा में बोल सकते हैं, ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो वो आपका रेरर मीडियम होगा। ऐसा मीडियम जहां पे स्पीड ऑफ लाइट कम हो वो आपका डेंसर मीडियम होगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे कुछ और बातें होती हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां देखो, यहाँ पे ये होगा आपका आई और ये होगा आपका आर। ऐसे यहाँ पे ये होगा आपका आई और ये होगा आपका आर। याद करो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर रिफ्लेक्शन रेगुलर है तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। लेकिन यहाँ पे क्या ऐसा बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे क्या आ गई, ये रे नॉर्मल के पास में आ गई तो एंगल घट गया, है ना, क्योंकि आई इसके पूरे के बराबर होगा ना। ये देखो, ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। तो ये आई पूरा है, तो क्या ये आई बराबर है? बिल्कुल नहीं है, ये आई से और कम हो गया ना। तो इस केस में आपका जो एंगल आई होगा, एंगल आई बड़ा होगा आपका एंगल आर से। पहली बात तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि कोई रे आपकी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होता है। ठीक, यहाँ उल्टा हो जाएगा। अब देखो, ये इतना था ना, आई कितना होगा? आई तो आपका इतना होगा ना, ये आई होगा इसके बराबर, लेकिन ये आर कितना है? इतना और बढ़ गया ना, इतना बढ़ गया। तो इस केस में आपका एंगल जो आई होगा वो छोटा होगा एंगल आर से।
इसके ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इतना सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। एक टर्म बचता है यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है क्या नहीं होता है वो आपका निकल के आएगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। तो वो आपका लॉ क्या कहता है वो हम यहाँ पे बता रहे हैं, आपको नोट कर लेना है। तो अब इसको हम थोड़ा अगर यहाँ समझाएं इसको थोड़ा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के तरीके से दो रूल यहाँ भी होते हैं। पहला रूल ऑलमोस्ट सेम है, कौन सा है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई एट ए सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, हिंदी में बोला जाए आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर एक ही बिंदु पर होते हैं। पहला लॉ ऑलमोस्ट सेम, जो हमने बोला है वही शब्दों में आपको लिख लेना है। सेकेंड लॉ थोड़ा यहाँ पे समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ ये आपको कहता है कि साइन आई अपॉन में, दिख रहा है नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर करते हैं। सेकेंड लॉ हमें आपका यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम हटा देते हैं, ये हेडिंग हुई थी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट वाला हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंड लॉ आपका देखो ध्यान से इधर, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन में साइन ऑफ एंगल आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। देखो रटोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, समझोगे तो थोड़ा आसान लगेगा। और इसी कांस्टेंट को बोला जाता है, एक नाम दिया जाता है एन, और इसी एन को हम लोग नाम देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब इसको समझेंगे है क्या ये। पहले तो ये है कि सेकेंड लॉ को लिखा कैसे जाए, है ना। तो जो ये दिख रहा है इसको अपनी भाषा में लिख दो कि रेशियो, पहले तो रेशियो है, रेशियो ऑफ एंगल, सॉरी रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल इक्वल्स टू कांस्टेंट या रिमेन्स कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडिया। ठीक है, एकदम आसान सी बात है। जो लिखा है अगर हिंदी में लिखना है तो आपतित, सॉरी इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, आपतित कोण की ज्या, इसको ज्या बोला जाता है हिंदी में, और परावर्तित कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, कांस्टेंट होता है या फिक्स होता है, या हिंदी में बोलो नियत होता है, नियत होता है, नियत। ठीक है, तो आपने ये दोनों लॉ पढ़ लिए। और इसी लॉ को अगर आपको एक नाम और दिया जाता है, अगर वो बोल रहा है कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, स्नेल्स लॉ को डिफाइन करो, पूछा गया कई बार, बिल्कुल हल्के मत लेना। स्नेल्स लॉ क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड वाला पॉइंट ही कहलाता है स्नेल्स लॉ। मतलब स्नेल्स लॉ में आपको कुछ अलग नहीं लिखना है, आपको वही लिखना है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल remains constant and that constant is known as the refractive index। क्लियर है, यहां तक बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। तो मतलब ये है कि सेकेंड लॉ को अगर लिखा जाए यहाँ पे तो साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर एन भी हम लोग लिखते हैं कहीं कहीं पे। ठीक है, एन भी हम लोग कहीं कहीं पे लिखते हैं। इसको लिखने का एक तरीका और होता है। अब देखो यहाँ पे जो एन है आपका, वो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कौन सा है आपका, अब थोड़ा सा हमें ये रब करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा है आपका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे, ये है ना, ये जो एन है आपका वो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पूछे क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की डेंसिटी बताता है कि कौन मीडियम कितना डेंस है, कौन मीडियम कितना डेंस है। जैसे कि अभी इसको छोड़ दिया जाए, हम आपसे ये कहें
कि एक ए बी सी डी ये 4 मीडियम दिए गए आपको हैं। कोई चार यहाँ मान लो ए में मान लो पानी भरा हुआ है, बी में कांच है, सी एयर है, डी ग्लास, डी मान लो डायमंड है, डी क्या है डायमंड है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो N1, इसका N2, इसका N3 और इसका N4। ये आपको दिया गया, मान लो हमने कहा कि 1.2 दिया गया, ये 1 दिया गया, ये 2 दिया गया, ये 2.4 दिया गया। ठीक है, सबसे पहली बात एक चीज दिमाग में रख लेनी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक, न मीटर, न सेंटीमीटर, न सेकेंड, न मीटर, कुछ नहीं होता है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। ये भी क्वेश्चन है, सब कुछ क्वेश्चन है, आपको समझते रहना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, तो इनके एक मीडियम ए है, एक बी है, एक सी है, डी है। इन चारों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसका 1.2 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 2.4 है। अब कहा जाए इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? व्हाट विल यू कंक्लूड फ्रॉम दिस गिवन डाटा? व्हाट विल यू कंक्लूड फ्रॉम दिस गिवन डाटा? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है आपका, लेकिन सीबीएसई पूछा गया है। ठीक है, और कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपकी समझ पे डिपेंड करता है, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। कई तरीके हैं इसको व्याख्या करने के, कई तरीके हैं इसके आंसर लिखने के। तो पहला तरीका ये हम बता रहे हैं आपको है कि a medium which have highest refractive index, it means it is the densest medium। इन चारों में डेंसेस्ट कौन सा है? ये वाला। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, इसका मतलब है वो मीडियम आपका कौन सा है? रेयरेस्ट, या वो मीडियम सबसे रेयर मीडियम कहलाएगा। ठीक है, मतलब अब सेकेंड टर्म्स में आप ऐसे उसको बोल सकते हैं कि जो मीडियम ये वाला है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 दिया गया है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? इन तीनों मीडियम से कम होगी। और स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा होगी? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, आई थिंक आपको ये सब कुछ क्लियर होगा अच्छे से। अब हम लोग बात कर रहे थे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तभी डिफाइन है जब दो मीडियम हो और एक मीडियम आपका एयर हो। एक मीडियम आपका एयर हो मतलब कि एयर के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो कहानी थी देखो, है ना, यहाँ भी थी। तो एक एयर था ना, एक एयर था। जैसे हम ये कहें ये आपका एयर है, ये आपका वाटर है ना। ऐसे यहाँ से गई है और ये रहा आपका नॉर्मल, कुछ ये ऐसे आएगा। अब इस जगह पे जो आपका, सुनना थोड़ा सही से, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तुम्हें इसमें वही लिखना है जो अभी हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये है क्या एक्चुअल में, ये आपका एक मीडियम के रिस्पेक्ट में, एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो कहलाता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शर्त ये है कि एक मीडियम इसमें एयर होना चाहिए। एब्सोल्यूट मतलब ही यही है कि वन मीडियम मस्ट बी एयर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको अगर यहाँ देखा है, इसको लिखने का तरीका ये होता है A-N-W। अब देखो थोड़ा यहाँ पे A-N-W, ए यहाँ पे एयर को दर्शा रहा है, W यहाँ पे दर्शा रहा है वाटर को। इसका मतलब है कि इसका पढ़ा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सुन लेना अच्छे से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। समझ में आया? समझ में आया? इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, जो बाद में लिखा है उसको पहले बोलना है, जो पहले लिखा है उसके रिस्पेक्ट में बोलना है। ठीक है, एक्चुअल में नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में है। जैसे मान लो अगर ऐसे लिखा जाए G-N-W या WNG लिख दो, यहाँ पे थोड़ा सा WNG, तो जो बाद में लिखा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो बाद में लिखा है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जो पहले लिखा है इसके रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में होगा।
तो इसको लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अंडरस्टैंड? क्लियर है इतना सब कुछ? कठिन तो नहीं लग रहा ना? अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला हमें लिखना है यहाँ पे, जो बहुत फेमस है, आपके कोर्स से पूछा जाता है। वो ये है स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में। अब देखो थोड़ा समझो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हो ऐसे लिखना, ए एंड डब्ल्यू लिखा हो, है ना? जो लिखा है पहले सुनना। अब यहाँ पे एक लाइन खींचो ऐसे, जो पहले लिखा है उसको आपने क्या करना है, उसको पहले लिखना है। जो पहले लिखा है उसको पहले लिखना है, जो बाद में लिखा है उसको नीचे लिखना है। ठीक है? तो इसको लिखोगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक, ऊपर लिखा है। जो W वो रहेगा नीचे रहेगा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, है ना? कुछ भी दिया जाए, कुछ भी दिया जाए, अगर इसके हिसाब से आपको लिखना आना चाहिए, इसके हिसाब से आपको लिखना आना चाहिए। बहुत ही आसान से इसके क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बहुत ही लोगों को लगते हैं कंफ्यूजिंग। इसके क्वेश्चन करवाएंगे कभी, अभी करवाएंगे किसी दिन, तब आपको ये चीज अच्छे समझ में आएगी। फिलहाल के लिए इसको समझो पहले अच्छे से, इसको समझो, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना? बहुत बड़ा कुछ हार्ड नहीं है ना? बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें हैं, आपको बहुत ही हमने विस्तृत तरीके से समझाए हैं, और इनको आपको समझ के चलना है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जितना बताया है उसको दिमाग में रख लोगे, उससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है? पेपर में देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। और आप इसको एक तरीका और लिख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या, ये एन है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही लिखने का ही तरीका है ये। और ये स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये सी होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, या कोई मीडियम, यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, जरूरी वाटर जा रहा हो, डायमंड में जा रहा हो, गिलास में जा रहा हो, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये, अगर वाटर से सॉरी एयर से कहीं भी जा रहा है, एयर से कहीं भी जा रहा है, तो वहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो एब्सोल्यूट वाला आएगा। ऊपर लिखा जाएगा एयर का स्पीड, सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और नीचे लिखी जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडिया, जहां पे वो जा रहा है। ठीक है? इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कहीं कहीं में। ठीक है? वही बात है ये। ठीक, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको इससे। ठीक है? इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं बहुत सारे, और कैसे आते हैं वो सब कुछ हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे। हमने आपका रिफ्लेक्शन का जितना भी हो सकता था, क्लास 10th के लेवल का, इवन 12th के लेवल का तक का हमने आपको यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। बाकी और जितने इसका एडवांस में अब जो कुछ है वो आपका आप 12th से पढ़ेंगे। आपके मतलब चीजें यहीं तक थी। अब नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा रिफ्लेक्शन थ्रू लेंस। ठीक है? हम यहाँ पे स्फेरिकल लेंस देखेंगे, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इसके पहले, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि इसके जो ना मिरर वाले जो वीडियो है, मिरर वाले मतलब रिफ्लेक्शन वाले, कर्व मिरर वाले, उनको आप देख के आएंगे। वहां से अगर चीजें समझ में आएंगी तो यहाँ हम आपको बहुत अच्छे समझा पाएंगे, वरना आपको हो सकता है थोड़ा सा ना, वहां से हम आपको पूरा यहाँ जोड़ेंगे। आप अगर उसको पढ़ के आएंगे तो आपको ये कंटिन्यू समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है? तो पढ़ते रहिए। बाकी बहुत जल्दी आपके लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना, सब कुछ लेके आएंगे। ओके, चलिए पढ़ते रहिए।